दो छोटे बच्चे रात को जंगल में कुछ फायरफ्लाइज कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बॉयड वहां आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा पाए, स्कॉट उन बच्चों को वहां से बचा के किसी और सेफ जगह ले जाता है। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अल्फा पैक ने बॉयड और डेरिक की बहन कोरा को पिछले 4 महीनों से एक ऐसे वर्ल्ड में बंद कर रखा था जहां मूनलाइट नहीं पड़ती है, जिस वजह से बॉयड और कोरा पिछले 4 महीनों से फुल मून वाली रात को वेयरवुल्फ नहीं बने थे। और अब जब फाइनली इतने महीनों बाद दोबारा उन पर मूनलाइट पड़ी है, तो वो दोनों बेकाबू हो चुके हैं और किसी पर भी अटैक कर रहे हैं। डेरिक और स्कॉट उन्हीं दोनों को ढूंढते हुए जंगल में आए हैं। स्कॉट डेरिक को कॉल करके बताता है कि बॉयड बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और उसको ऐसे अलग अलग ढूंढने की बजाय स्कॉट और डेरिक को मिलकर उसको ढूंढना चाहिए, तभी वो दोनों बॉयड को टैकल कर पाएंगे। लास्ट एपिसोड में लिडिया ने एक बुरा सपना देखा था, जिस वजह से वो डर से नींद से जाग गई थी और जोर जोर से चीखने लगी थी। इसी वजह से लिडिया के सर में दर्द होने लगता है और वो दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वो मेडिकल स्टोर की जगह कहीं और आ गई है। उसको समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो तो मेडिकल स्टोर आ रही थी, फिर यहाँ कैसे आ गई। जब वो अंदर जाती है तो उसको स्विमिंग पूल के पास एक लड़के की लाश मिलती है, जिसको किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। ये सब देख के लिडिया बहुत घबरा जाती है और चीखने लगती है। एलिसन अपनी कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि स्कॉट ने उसको सब सच बता दिया है कि एलिसन की मॉम विक्टोरिया ने स्कॉट को मारने की कोशिश की थी और डेरिक स्कॉट को बचाने आया था और इसी वजह से लड़ाई के दौरान गलती से डेरिक ने विक्टोरिया को काट लिया था। वो सिर्फ स्कॉट को प्रोटेक्ट कर रहा था। स्कॉट ने ये बात एलिसन को पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलिसन के मन में उसकी मॉम की कोई गलत छवि बने और उसकी मॉम की लास्ट मेमोरी एलिसन के लिए ये हो कि वो स्कॉट को मारना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि दो लड़कियां कैटलीन और एमिली जंगल में कैंपिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बहुत सारे कीड़े उनके टेंट पर चढ़ने लगते हैं। घबरा के एमिली टेंट से बाहर जंगल में भाग जाती है। भागते भागते वो गिर जाती है और बहुत सारे कीड़े उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं और कुछ सेकंड्स बाद उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है। कैटलीन भी एमिली को ढूंढते हुए टेंट से बाहर आती है। तभी कोरा भी वहां आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कैटलीन को हार्म कर पाए, आइजैक, स्कॉट और डेरिक वहां आ जाते हैं। उन तीनों को एक साथ देख के कोरा वहां से भाग जाती है। आइजैक और डेरिक भी उसके पीछे चले जाते हैं। स्कॉट कैटलीन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कैटलीन को एडवाइस देता है कि वो जल्द से जल्द उस जंगल से बाहर निकल जाए, वो एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये कहके स्कॉट भी कोरा के पीछे उसको पकड़ने चला जाता है। लिडिया साइल्स को कॉल करके अपने पास बुलाती है और वो डेड बॉडी दिखाती है। लिडिया ने ऑलरेडी पुलिस को भी उस मर्डर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। साइल्स को डाउट होता है कि कहीं ये मर्डर बॉयड और कोरा ने ना किया हो, इसलिए वो जल्दी से स्कॉट को कॉल करके उस मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करता है। बाद में साइल्स नोटिस करता है कि उस मरे हुए लड़के के हाथ में एक प्योरिटी रिंग है, यानी कि वो लड़का एक वर्जिन था। स्कॉट डेरिक को उस मर्डर के बारे में बताता है। स्कॉट श्योर होता है कि ये मर्डर जरूर बॉयड या कोरा ने किया है, लेकिन डेरिक थोड़ा डाउटफुल होता है क्योंकि जहां वो लोग बॉयड और कोरा को ट्रैक कर रहे हैं, वो एरिया उस जगह से बहुत दूर है जहां लिडिया को वो डेड बॉडी मिली है। इतनी जल्दी बॉयड और कोरा जंगल की दूसरी तरफ कैसे पहुंचे? स्कॉट को लगता है कि ये मामला अब हद से पार हो गया है। इस टाइम के बॉयड और कोरा को ढूंढने के लिए वो लोग किसी की हेल्प लें, किसी ऐसे बंदे की जो इस सब में एक्सपीरियंस्ड हो और वेयरवुल्व्स को ट्रैक करने में माहिर हो। स्कॉट यहाँ एलिसन के पिता क्रिस आर्चन की बात कर रहा होता है। जंगल में शेरिफ और उनकी टीम कैटलीन का बयान ले रहे होते हैं। कैटलीन उनको सब बता देती है कि पहले तो उसकी दोस्त एमिली जंगल में गायब हो गई और फिर उसने जंगल में 4 अजीब से क्रिएचर्स देखे, एक लड़की और 3 लड़के। कैटलीन ये भी बताती है कि कैंपिंग के दौरान उसने और एमिली ने कुछ ड्रग्स लिए थे, जिस वजह से शेरिफ और उनकी टीम को लगता है कि कैटलीन ने शायद वो चीजें हैलुसिनेट की हों। लेकिन 1% चांस हो सकता है कि कैटलीन ने जो देखा वो सच हो, इसलिए शेरिफ कैटलीन को ड्रग टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं। स्कॉट हेल्प मांगने के लिए क्रिस के पास जाता है और उनको बॉयड और कोरा की सिचुएशन के बारे में बताता है। क्रिस उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने ये वेयरवुल्व्स के लफड़ों में फंसने की वजह से अपने पिता, बीवी और बहन को खो दिया। अब उनके पास सिर्फ एलिसन ही बची है और वो इन लफड़ों में दोबारा फंस के एलिसन की जान खतरे में नहीं डालेंगे।
उन्होंने अपना हंटिंग वाला काम अब छोड़ दिया है। क्रिस का माइंड चेंज करने के लिए स्कॉट उनको अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहां उस लड़के का मर्डर हुआ है। उस लड़के के पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए ऐसे तड़पता देख क्रिस अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और स्कॉट की बॉयड और कोरा को पकड़ने में हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जंगल में क्रिस, स्कॉट, डेरिक और आइजैक बॉयड और कोरा को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। क्रिस उन वेयरवुल्व्स को कुछ इंफ्रारेड ग्लासेस देते हैं जिससे वो लोग जंगल के अंधेरे में बॉयड और कोरा को और भी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। क्रिस उन तीनों वेयरवुल्व्स को बताते हैं कि आज रात फुल मून है, जिस वजह से डेरिक, स्कॉट और आइजैक बॉयड और एरिका को सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका आधे से ज्यादा फोकस और एनर्जी तो खुद की वेयरवुल्फ अर्जेस को सप्रेस करने में लगा हुआ है। एक वेयरवुल्फ के लिए उसकी सबसे बड़ी पावर होती है उसके सेंसेस। एक वेयरवुल्फ अपने शिकार को सिर्फ उसकी सेंट सुन के मीलों दूर से भी ट्रैक कर सकता है। डेरिक, स्कॉट और आइजैक को भी अपने वेयरवुल्फ सेंसेस पर फोकस करना चाहिए। क्रिस डेरिक से पूछता है कि उसने लास्ट टाइम अपनी बहन कोरा को कब देखा था। डेरिक बताता है कि काफी साल हो चुके हैं। डेरिक को लगा था कि कोरा भी उस हेल हाउस फायर इंसिडेंट के दौरान मर गई थी। उसको आज रात ही पता चला कि कोरा अभी भी जिंदा है। क्रिस कहते हैं कि बॉयड और कोरा एक नॉर्मल वुल्फ से ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि वो आधे इंसान भी हैं। अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके वो दोनों अपने ट्रैक्स बड़ी होशियारी से कवर कर रहे हैं। नॉर्मल वुल्फ या वेयरवुल्फ सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है, लेकिन बॉयड और कोरा इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और बस मजे के लिए शिकार कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों को उन दोनों को रोकना होगा, इससे पहले कि वो लोग जंगल से बाहर निकल के रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंचे। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो बॉयड और कोरा को सुबह तक के लिए उनके हाई स्कूल में ट्रैप्ड कर देंगे, क्योंकि इस समय रात में स्कूल खाली होगा। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी नई इंग्लिश टीचर मिस ब्लेक इस समय स्कूल में ही है। फिर हम देखते हैं कि एलिसन भी जंगल में अकेले बॉयड और कोरा को ट्रैक कर रही होती है, लेकिन क्रिस या स्कॉट इस बात से अनजान होते हैं। साइल्स लिडिया को घर तक छोड़ने जाता है। लिडिया उसको बताती है कि उसको कुछ नहीं पता कि वो उस क्राइम सीन तक कैसे पहुंची। वो दोनों रियलाइज करते हैं कि लास्ट टाइम जब लिडिया के साथ ऐसे हादसे हो रहे थे तब वो पीटर के कंट्रोल में थी। जंगल में क्रिस डेरिक, आइजैक और स्कॉट को कुछ अल्ट्रासोनिक एमिटर सिखाता है जिससे हाई पिच्ड साउंड निकलता है, लेकिन ये साउंड सिर्फ वेयरवुल्व्स ही सुन सकते हैं। क्रिस का प्लान है कि वो लोग उन एमिटर्स को जंगल में कुछ इस तरह सेट कर देंगे कि बॉयड और कोरा स्कूल की तरफ चले जाएं। जब डेरिक कुछ एमिटर्स सेटअप कर रहा होता है तो चुपके से पीटर उसके पास आके उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। पीटर कहता है कि डुकेलियन ने बॉयड और कोरा को किडनैप करके वो पूरा प्लान इसीलिए बनाया था ताकि डेरिक उनको मार के अल्फा पैक ज्वाइन कर ले, और यहाँ डेरिक उसका उल्टा ही कर रहा है। पीटर कहता है कि डेरिक अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर बॉयड और कोरा ने आज रात कुछ इंसानों को मार भी दिया तो उसमें क्या बड़ी बात है, और वैसे भी ये हीरोपंती वाली हरकतें स्कॉट को सूट करती हैं, ना कि पीटर और डेरिक जैसे एंटी विलन्स को। स्कूल के बाहर फायरफ्लाइज को उड़ता देख क्रिस कंफ्यूज हो जाते हैं। वो स्कॉट को बताते हैं कि जो फायरफ्लाइज उनके शहर बीकन हिल्स में पाई जाती हैं वो ग्लो नहीं करती, तो फिर ये वाली कैसे ग्लो कर रही हैं। मेलिसा साइल्स को हॉस्पिटल बुलाती है और वो डेड बॉडी दिखाती है जो लिडिया को पूल के पास मिली थी। मेलिसा बताती है कि उस लड़के को 3 अलग अलग तरीकों से मारा गया है। पहले किसी तरह की वायर से उसका गला घोटा गया, फिर उसका गला काटा गया और फिर उसके सर पर जोर से किसी चीज से बार बार वार किया गया है। किसी को ऐसे मारना ये बहुत अजीब बात है। साइल्स कहता है कि ये बॉयड और कोरा का काम नहीं हो सकता है, वेयरवुल्व्स ऐसे शिकार नहीं करते हैं। फिर मेलिसा साइल्स को एक और डेड बॉडी दिखाती है जिसको भी सेम उसी तरीके से मारा गया जैसे उस पूल वाले लड़के को मारा गया। वो डेड बॉडी साइल्स की दोस्त हेदर की होती है। साइल्स हेदर की डेड बॉडी देख के इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर साइल्स को एकदम से याद आता है कि वो लड़का और हेदर दोनों ही वर्जिन्स थे। उसको ये भी याद आता है कि लिडिया ने उसको एक बात बताई थी कि ऐसी चीजें हमेशा 3 के आंकड़े में होती हैं। वो मेलिसा से पूछता है कि क्या पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई और केस आया है या कोई मिसिंग रिपोर्ट आई हो। मेलिसा बताती है कि हाँ, अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल में एक लड़की को लाया गया था जिसकी दोस्त जंगल में खो गई है। साइल्स जाके उस लड़की कैटलिन से पूछताछ करता है और उसको पता चलता है कि वो लड़की एमिली जो गुम हो गई है वो भी एक वर्जिन थी। स्कॉट और उसकी टीम बॉयड और कोरा के लिए ट्रैप सेट कर देते हैं और बॉयड और कोरा स्कूल तक आ भी जाते हैं, लेकिन डेरिक को स्कूल के अंदर देख के वो दोनों स्कूल की छत पर चढ़ के बिल्डिंग क्रॉस करने लगते हैं।
तभी एलिसन वहां आ जाती है और उन पर एरो शूट करने लगती है ताकि वो दोनों दोबारा बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। और यही होता है, वो दोनों बिल्डिंग की दूसरी साइड से अंदर घुस जाते हैं और आइजैक बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। वो ये भी नोटिस करता है कि एलिसन ने उनकी हेल्प की है। स्कॉट और डेरिक बॉयड और कोरा को ट्रिक करके एक रूम में बंद कर देते हैं, लेकिन फिर उनको रियलाइज होता है कि उस रूम में बॉयड और कोरा के साथ कोई और भी है, क्योंकि उनको बाहर 3 हार्ट बीट सुनाई दे रही हैं। डेरिक डिसाइड करता है कि वो अकेले ही उस रूम में जाएगा और बॉयड और कोरा को पकड़ के रखेगा ताकि वो लोग उस तीसरे इंसान को हार्म ना कर पाएं। वो तीसरी हार्ट बीट मिस ब्लेक की होती है। बॉयड और कोरा उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि फॉर्चुनेटली फॉर हर डेरिक वहां आ जाता है। वो बॉयड और कोरा को पकड़ लेता है और मिस ब्लेक को छुपने को कहता है। डेरिक के पास ये ऑप्शन है कि वो बॉयड और कोरा पर अटैक कर उनको मार दे, लेकिन डेरिक ऐसा नहीं करता। वो बस उन दोनों को पकड़ के रखता है, जबकि वो दोनों उस पर लगातार वार करते रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो डेरिक को मार पाए, सुबह हो जाती है और बॉयड और कोरा बेहोश हो जाते हैं। डेरिक स्कॉट और आइजैक को कहता है कि वो बॉयड और कोरा को उसके अपार्टमेंट ले जाएं। डेरिक खुद मिस ब्लेक के पास चला जाता है। वो बहुत डरी हुई होती है और डेरिक उनको हेल्प ऑफर करता है। साल स्कॉट को हॉस्पिटल बुलाता है और हेदर की डेड बॉडी दिखाता है। वो स्कॉट को अपनी थ्योरी बताता है कि वो दोनों विक्टिम्स वर्जिन थे और वो लड़की जो जंगल में खोई है वो भी वर्जिन है। साइल्स को यकीन है कि अब तक उस लड़की को भी सेम तरीके से मार दिया गया होगा। इसको 3-fold डेथ कहते हैं। ये कोई नॉर्मल मर्डर्स नहीं बल्कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस हैं। कोई जानबूझ के लोगों की बलि चढ़ा रहा है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि साइल्स का अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलिस को जंगल में एमिली की लाश मिलती है। उसको उसी तरीके से मारा गया है जैसे पहले 2 विक्टिम्स को मारा गया था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।